हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है हमारा एयर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। देखिए, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल या वातावरण। ठीक है, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस भी वातावरण में आप सरवाइव कर रहे हो, रह रहे हो, वही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कई सारी एयर्स की लेयर होती है। ठीक है, बहुत सारे लेयर से मिलकर के हमारा ये एटमॉस्फेयर बना होता है, वातावरण बना होता है। ठीक है, तो उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या कह रहा है कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग, जो हवा की जो चादर है, एक ब्लैंकेट की एयर समझ लीजिए, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, हमारे अर्थ के चारों ओर से ढकी हुई है। हमारी अर्थ एक चादर से ढकी हुई है, जो हमारा एक ब्लैंकेट है। ठीक है, उस एयर की ब्लैंकेट से वो हमारा जो पूरा अर्थ है वो ढका हुआ है। द एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंप्राइजेस इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बल्क। जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, वो क्या करता है ना कि अपने अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या किया हुआ है, वो मिला के रखा है, शामिल करके रखा है, कंप्राइज करके रखा हुआ है। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पूरे बल्क में। ठीक है, मीन्स कि पूरा एक इकट्ठा फॉर्म में उसको बल्क में उस हमारे वातावरण के अंदर जो है हमारा ये और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो बल्क में पाया जाता है। एंड साथ साथ दूसरी गैसेस, अदर गैसेस भी जो हैं हमारे वातावरण के अंदर हमें मिलता है। हाँ, हालांकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पूरे बल्क में है। ठीक है, लेकिन जो और गैसेस हैं हमारी, जो और भी एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी और भी एयर्स पाई जाती हैं, वो सब भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है। जैसे कौन कौन सी हो गई हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया। इस तरह की कई सारी हमारी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये सब जो है हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जो है वो लेस क्वांटिटी में, उनकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम है, लेस क्वांटिटी है वहाँ पे। तो फिर ये कहता है कि ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइव। जितने भी जीव जंतु हैं या लिविंग बींग्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, वो सारे के सारे क्या है? निर्भर है, डिपेंड है किस पे? हमारे वातावरण पे, एटमॉस्फेयर, ताकि वो सरवाइव कर सके। वो सारे के सारे किस पे निर्भर हैं? हमारे वातावरण पे, वायुमंडल पे। ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए, अगर हवा नहीं होगी तो आप सांस कैसे लोगे? तो चाहे आप हो, पेड़ पौधों को भी हवा की ज़रूरत होती है, जानवरों को भी ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी जीवित हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबको कहीं ना कहीं हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो यही होता है हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ के चारों ओर एक लेयर सा बना हुआ है, ब्लैंकेट टाइप का। ठीक है, जिससे हमारा पूरा अर्थ कवर है, वही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो पूरे बल्क फॉर्म में, इकट्ठे फॉर्म में शामिल है। साथ साथ जो दूसरी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ये सब कम मात्रा में है इन कंपैरिजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं अर्थ पे हमारे वातावरण पे ही निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का जो एयर का प्रोटेक्शन है, जो एयर की ब्लैंकेट है, मीन्स हवा की जो चादर है ना, इसकी अगर प्रोटेक्शन ना हो, ठीक है, अगर ये ब्लैंकेट का प्रोटेक्शन ना हो तो हम जो है वो जिंदा ही बेक हो जाएंगे। मीन्स कि हम पूरे जैसे आप किसी चीज़ को ओवन में डालो बेक करने के लिए तो वो पक जाता है ना, तो वैसे ही हम लोग भी हो जाएंगे। क्योंकि जो अर्थ पे हमारी सन की हीट पड़ती है दिन के टाइम में, उस टाइम में हम उस हीट को ना बर्दाश्त कर पाएंगे अगर एयर ना हो
तो और हम बेक हो जाएंगे। और रात के टाइम में ऐसा क्या होगा कि हम ठंडे फ्रोज़न जम जाएंगे अगर हमारा ये एयर ना हो, क्योंकि जो हमारी हवा की जो मास होती है या हवा की जो हमारी संख्या होती है वो क्या करती है, हमारे टेम्परेचर को, हमारे तापमान को अर्थ पे रहने लायक बना देती है। अर्थ पे रहने लायक हमारा तापमान बना देती है। जो हमारी हवा की जो संख्या होती है वो हेल्प करती है। तो हमारा एक ऐसा जीने वाला या जीवन व्यतीत करने वाला, सर्वाइव करने वाला एटमॉस्फेयर बना देती है। तो यही होता है हमारा बेसिकली एटमॉस्फेयर। ठीक है, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण के अंदर बल्क में है। तो द टू गैसेज दैट मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो दो ऐसी गैसेज हैं जो हमारे वातावरण में, वायुमंडल में बल्क बनाती हैं, वो होती हैं ऑक्सीजन एंड दूसरा होता है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है और जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा 78%। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। तो ये पूरा मिल करके लगभग 99% जो है एटमॉस्फेयर का पूरा यही दोनों गैसेस जो है वो कवर कर लेती हैं। बाकी 1% जो बचता है उसमें और जो अदर गैसेस होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस है जो हमारे वातावरण में, वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो जो हमारा एक लेयर होता है, ठीक है, जो हमारे अर्थ पे जो जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिलीज होता है हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो क्रिएट करता है हमारे ग्रीन हाउस को। ठीक है, जो हम इफेक्ट डालती है ताकि वो हीट जो हमारी सन से निकलने वाली जो गर्मी होती है उसको वो ट्रैप कर सके, ठीक है, रोक सके और उस रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने के लिए थोड़ी कम रेडिएशन पहुंचे, पूरी रेडिएशन ना पहुंचे। तो ये क्या होता है, यही हमारा ग्रीन हाउस होता है। इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस करते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी हीट होती है, हीट की किरणें होती है, रेडिएशन होती हैं जो निकलती हैं, उनको वो क्या करता है, रोक करके रखता है ताकि वो अर्थ पे डायरेक्टली ना पड़े और इफेक्ट ना पड़े। तो ग्रीन हाउस का काम ये होता है। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैस जो होता है ये अर्थ पे अगर ना हो, ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो इसके बिना क्या होगा, जो अर्थ होगा वो इतना ठंडा हो जाएगा कि आप इस पे रह भी नहीं पाओगे। जब हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में इसका जो लेवल होता है वो बढ़ने लगता है क्योंकि बहुत सारी जो फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, कार से निकलने वाली जो धुएं होती हैं, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, हमारे हीट को बहुत ज़्यादा बनाए रखती हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। तो जिससे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है और ग्रीन हाउस पे इफेक्ट आता है और ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग का एक निशानी होता है। मीन्स कि जो हमारी भूमंडलीय तापक्रम होती है वो बढ़ जाता है, ये उसी का एक निशानी होता है जब हमारा ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस गैस से क्रिएट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसा गैस होता है, CO2 जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा CO2 होता है यही होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस होता है जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है, बनाता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, ताकि वो हमें हमारी हीट से प्रोटेक्ट कर सके। जो सन से निकलने वाली हीट की रेडिएशन होती, किरणें होती हैं, उनसे वो हमको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदर। बेसिकली अब हमारा वेदर होता क्या है, ठीक है, तो वेदर क्या है, द आवर टू आवर और द डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। घंटे पर घंटे या फिर दिन का जो कंडीशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर, जैसे कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बहुत तेज़ धूप, कभी बारिश, तो ये जो कंडीशन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। ठीक है,
वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर होता है वो क्या करता है, ड्रामेटिकली क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। मौसम जो होता है वो निरंतर क्या करता है, ये चेंज होता रहता है डे टू डे। मतलब एक दिन कुछ है तो कल कुछ रहेगा, आज बहुत गर्मी है तो कल थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाती है। इट मे बी क्लासिफाइड एज अ हॉट, ड्राई, कोल्ड और वेट। इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसा अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है या कंडीशन हो सकती है। या तो एक दिन बहुत गर्मी होगी, एक दिन बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आज ड्राई एटमॉस्फेयर है, ड्राई वेदर है। ठंडा होगा तो कोल्ड वेदर समझ में आ जाएगा, और वेट नमी वाला समय रहेगा तो आपको वो भी समझ में आता है। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि किस तरीके का आज का वेदर है। और ये ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट होता है, नहीं, ये हर वक्त चेंज होता रहता है, चाहे वो घंटे दर घंटे चेंज हो या डे बाय डे चेंज हो, ठीक है। और वो जो कंडीशन होती है हमारी, जो हम दिन भर में देखते हैं या घंटे टू घंटे देखते हैं, उसी को हम वेदर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 3 तरह के रेनफॉल, बारिश के कौन से 3 तरीके हैं या किस टाइप्स का होता है, 3 टाइप का, वो नाम आपको बताना है। तो द 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, जो 3 तरह के हमारी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो पहली होती है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको कि हम संवहनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो हमारा रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल दोनों माना जाता है, जिसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं या फिर राहत भौगोलिक वर्षा कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल, मीन्स हमारा चक्रवाती वर्षा। अभी जो कन्वेक्शनल रेनफॉल बेसिकली होता है ये कि ये तब होता है जब हमारी सन की एनर्जी क्या करती है, हमारी सरफेस पे, हमारी अर्थ की सरफेस पे से जब वो सारे हीट को एब्जॉर्व कर लेती है और वाटर वेपर में उस हीट को कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और वो जाकर के क्लाउड में जो है वो एक ड्रॉपलेट टाइप का बना लेती है। तो हमारा कन्वेक्शनल, जब हमारा क्लाउड बहुत भारी हो जाता है तो वो जो ड्रॉपलेट होता है वो एयर उसको रोक नहीं पाती है और वो नीचे हमारी अर्थ की सरफेस पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरता है, तो वो हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वो क्या होता है कि ये रेन जो होता है वो तब प्रोड्यूस होता है जब सारे माउंटेन जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, अपनी जो नमी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो हमारी हवा होती है वो क्या करती है, उस नमी को ऊपर की ओर ले जाती है और क्लाउड में मिक्स कर देती है, क्लाउड बन जाता है। और क्लाउड बन करके क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्लाउड, तो वो बारिश के फॉर्म में बरसने लगता है। पर वो बरसता भी उसी तरफ है जिस तरफ हवा की डायरेक्शन होती है, जिस तरफ हवा का डायरेक्शन रहता है उस तरफ उस माउंटेन के साइड में बारिश हो जाती है। दूसरे साइड या तो होता है हल्का बारिश होता है तो बारिश ही नहीं होता है। लास्ट होता है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। ये रेनफॉल जो होता है वो साइक्लोन के हिसाब से होता है, जब हमारी ठंडी हवाएं चलती है, वार्म एयर चलती है, तो वार्म एयर क्या होता है, जो ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और कोल्ड एयर नीचे की ओर डायरेक्शन में बहता है, तब ये साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक बेसिकली होता क्या है और कैसे होता है ये रेनफॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, हवा का दबाव क्या होता है, ठीक है। तो इज डिफाइन एज द प्रेशर एक्सर्टेड, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो दबाव, जो प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं बाय द वेट ऑफ एयर, हवा के वेट के अकॉर्डिंग जब वो कोई दबाव लगाता है, प्रेशर लगाता है हमारी अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की जो सतह है उस पे, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। द एयर प्रेशर डिक्रीजेज, एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है एज अ हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट बढ़ता रहता है वैसे वैसे एयर का जो प्रेशर होता है, एयर का जो दबाव होता है वो कम होता रहता है। एंड इज़ द हाईएस्ट एट द सी लेवल, और जो हमारा समुद्र का लेवल होता है, सी लेवल जो होता है, वहाँ पे जो प्रेशर होता है हवा का वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली अर्थ की जो सरफेस है, जिस सतह पे लोग रहते हैं उस जगह पे लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया कंज्यूम कर लेते हैं जिस भी एरिया में, तो थोड़ा प्रेशर जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, थोड़ा
उस जगह पे नहीं पहुंचता तो क्या होता है, वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता, और जो आप हाइट पे जैसे जाते जाते हो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। पर जो सी लेवल होता है वहाँ पे क्या होता है, हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, बिकॉज वो पूरा एरिया जो होता है वो एकदम वहाँ पे किसी तरह के ह्यूमन बॉडी नहीं होगी, किसी तरह का आपको हाइट का वो नहीं रहेगा, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो में रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।